Hello everyone. Today we are going to discuss sharers in Muslim law and also describe the procedure for distributing the estate of deceased in Muslim law. तो sharers कौन होते हैं मुस्लिम लॉ में और क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है मृत्यु के बाद, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में आज हम इस पे बात करेंगे। तो शेयर्स अंडर मोहम्मदियन लॉ आर दोज रिलेशंस whose shares have been specifically fixed by कुरान। तो कुरान ने जिन भी रिलेशंस का शेयर फिक्स करा हुआ है, लिखा हुआ है कुरान में कि किसको कितना मिलेगा, किस रिलेशनशिप वाले व्यक्ति को कितना शेयर मिलेगा, ये कुरान में मेंशन है और इन्हीं रिलेशनशिप्स को कहते हैं शेयरर्स। दैट इज़ टू से दोज रिलेटिव्स हु गेट अ फिक्स्ड शेयर ऑफ स्टेट ऑफ द डिसीज्ड, यानी इन लोगों को यानी शेयरर्स को मृत व्यक्ति के जो पूरी प्रॉपर्टी है उसका एक फिक्स्ड शेयर मिलेगा एज पर कुरान। फिक्सिंग द शेयर्स ऑफ दिस क्लास इज मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोहम्मदियन लॉ टू प्री एग्जिस्टिंग कस्टमरी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन अरेबिया। तो यही बात मोहम्मदियन लॉ को थोड़ा स्पेशल बनाती है एज कम्पेयर टू द कस्टमरीज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन विच एग्जिस्टेड इन अरेबिया इन प्री इस्लामिक डेज। द शेयर्स ऑफ दोज रिलेटिव्स वर आइदर टोटली एक्सक्लूडेड ऑफ देयर शेयर्स वर नॉट फिक्स्ड। तो या तो जो प्री इस्लामिक डेज थे यानी कुरान में जब स्पेसिफिकली फिक्स नहीं किया गया था शेयर, तब या तो इन रिलेटिव्स को दिया ही नहीं जाता था या फिर उनका शेयर फिक्स नहीं था। इस्लाम रिकॉग्नाइजिंग द प्रेफरेंशियल क्लेम और दिस क्लास चेंज द ओल्ड लॉ एंड अलॉटेड फिक्स शेयर टू ईच वन ऑफ देम। तो इस्लाम ने रिकॉग्नाइज़ किया प्रेफरेंशियल क्लेम्स को रिलेशंस के और उसको फिक्स किया कि हर व्यक्ति को कितना, हर रिलेशन को कितना शेयर मिलना चाहिए। The first step in the distribution of the estate of the deceased Muhammadin after payment of his funeral expenses, debts and legacies is to allot their respective share to such of the relations as belong to the class of sharers and are entitled to share in the estate। तो सबसे पहले अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पहला काम होता है कि उसका जितना भी खर्चा हुआ है फ्यूनरल में यानी उसकी अंतिम विदाई में, उसको काटा जाता है उसमें से, प्रॉपर्टी में से। फिर उसके अगर कोई कर्ज है, कोई उसका देनदारी है, उसको पेमेंट किया जाता है। अब उसके बाद जो भी कुछ बचता है अब वो बटेगा अकॉर्डिंग टू कुरान अमंग द रिलेटिव्स और रिलेशंस एज मैंशनड इन कुरान। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिवाइड द रेसिड्यू, जो बचा हुआ हिस्सा है, अमंग सच ऑफ द रेसिड्यूरीज यानी जो रिलेटिव्स हैं, रिलेशंस हैं, एज अकॉर्डेंस टू देयर एंटाइटलमेंट। इफ देयर आर नो शेयरर्स द रेसिड्यूरीज विल सक्सीड टू द होल इनहेरिटेंस। तो अगर कोई शेयरर्स नहीं है तो जो भी रेसिड्यूरीज, जो भी रिलेटिव्स होंगे वो पूरा का पूरा इनहेरिटेंस उन्हीं को चला जाएगा। इफ देयर बी नाइदर शेयरर्स नॉर रेसिड्यूरीज the inheritance will be divided among such of the distant kindred as are entitled to succeed thereto। तो अगर ना तो रेसिड्यूरीज हैं ना शेयरर्स हैं तो फिर जो दूर के रिश्तेदार हैं उनको बटेगा। The distant kindreds are not entitled to succeed as to the long as there is any heir belonging to the class of sharer या रेसिड्यूरी। किंडर्ड, जो डिस्टेंट किंडर्ड है, जो दूर के रिश्तेदार हैं, उनको तब तक हक नहीं मिलता है प्रॉपर्टी में जब तक कि एक भी रेसिड्यूरी या शेयरर जीवित है। सो दिस इज़ वेरी स्पेशल रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। बट देर इज़ वन केस इन विच द डिस्टेंट किंडर्ड विल इनहेरिट विद अ शेयरर। लेकिन एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा केस हो सकता है जबकि दूर का रिश्तेदार भी शेयरर के समकक्ष इनहेरिट कर सकता है प्रॉपर्टी। और वो कंडीशन क्या है? इट इज़
where the sharer is the wife or husband of the deceased, जबकि शेयरर वाइफ है, हस्बैंड है या डिजीज की. Thus, if a Mohammedan dies, leaving a widow and a distant kindred, मान लीजिए कोई मुस्लिम व्यक्ति मरता है, उसके पीछे एक विधवा रह जाती है और एक दूर का किंडर्ड, दूर का रिलेशन रह जाता है. द वाइफ यानी एक दूसरी पत्नी, एज शेयरर, विल टेक हर शेयर विच इज़ 1/4 एंड द रिमेनिंग 3/4 विल गो टू द डिस्टेंट किंडर्ड. तो जो डिस्टेंट किंडर्ड है, जो दूर के बचे हुए उनके रिलेशंस हैं, तो उनको 3/4 चला जाएगा और जो पत्नी है उनको 1/4 एज मैंशनड अकॉर्डिंग टू कुरान वो मिल जाएगा. ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा उनकी वाइफ को मिले और डिस्टेंट किंडर्ड को ना मिले. एंड इफ द मोहम्मदियन फीमेल डाइज लिविंग अ हस्बैंड एंड डिस्टेंट किंडर्ड, द हस्बैंड एज शेयरर विल टेक हिज शेयर हाफ. तो अगर पत्नी मर जाती है, मुस्लिम वाइफ मरती है, उसके पीछे हस्बैंड और डिस्टेंट किंडर्ड्स रह जाते हैं, तब फिर हस्बैंड आधी प्रॉपर्टी लेगा. वुमन अगर रह जाती है पीछे, आदमी मरता है, तो 1/4 प्रॉपर्टी वुमन को मिलती है. अगर वुमन मरती है और आदमी बच जाता है, पीछे रहता है, तो उसको हाफ प्रॉपर्टी मिलती है एंड अदर हाफ विल गो टू डिस्टेंट किंडर्ड्स. आई होप दिस डिवीजन इज क्लियर टू यू. मान लीजिए एक व्यक्ति ए है जो कि जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे एक माँ रह जाती है, मदर, अ सन, एक बेटा, और एक बेटी का बेटा, डॉटर्स सन, 3 लोग रह जाते हैं. तो फिर क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? द मदर एज शेयरर विल टेक हर शेयर 1/6. तो माँ को मिलेगा 1/6 पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. द सन एज रेसिड्यूरी, सन क्या कहलाएगा? रेसिड्यूरी कहलाएगा. तो सन को मिलेगा रेसिड्यू पोर्शन 5/6. 5/6 पार्ट सन को मिलेगा जो कि रेसिड्यूरी है. द डॉटर सन, जो बेटी का बेटा है, बीइंग वन ऑफ द क्लास ऑफ डिस्टेंट किंडर्स. तो अब आप समझ रहे होंगे डिस्टेंट किंडर्स मतलब क्या, जो बेटी का बेटा है, इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी शेयर ऑफ इनहेरिटेंस. उसको, बेटी का जो बेटा है, उसको कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी. तो जनरल बात क्या है, सेपरेट लिस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल शेयर्स आर गिवन बिलो. मेल शेयर्स में कौन कौन आएगा? हस्बैंड, फादर, ट्रू ग्रैंडफादर, हाउ हाइसोएवर, एंड यूट्रिन ब्रदर, यानी एक ही माँ के यूट्रस से पैदा हुए 2 भाई. फीमेल शेयर्स में आएंगे वाइफ, मदर, ट्रू ग्रैंड मदर, हाउ हाइसोएवर, डॉटर, सन्स डॉटर, हाउ सोलोसेवर, यूट्रिन सिस्टर, फुल सिस्टर एंड कॉन्सिग्विंग सिस्टर. एक्सेप्शन क्या है इस रूल में कि द जनरल रूल दैट द अबव मेंशन्ड 12 relatives belong to the class of shares admit certain exceptions, which is to say, in certain circumstances in Muslim law, the position of some of these heirs is changed. तो कुछ conditions ऐसी होती है कि इन heirs की position बदल सकती है, तो दे बिकम रेसिड्यूरीज इंस्टेड ऑफ शेयरर. तो उस केस में हो सकता है कि वो रेसिड्यूरीज हो जाएं, ना कि शेयरर्स. फॉर इंस्टेंस, इन द अबव लिस्ट फादर ऑफ द डिसीज पर्सन इज मैंशनड एज शेयरर, बट इन केस द डिसीज लीव्स बिहाइंड अ सन ऑल्सो. तो अभी तो पिता शेयरर के केस शेयरर की लिस्ट में है, लेकिन अगर मान लीजिए उस डिसीज्ड व्यक्ति का, उस मृत व्यक्ति का बेटा भी है, तो फिर फादर विल बिकम अ रेसिड्यूरी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट,
It is then these exceptions that create some confusion in the minds of students. Nevertheless, they are important. As such, the readers are advised not to be taken by surprise if they find certain relatives that are common both in the list of sharers as well as in residuaries. दिस इज़ ड्यू टू द अबव मैंशन रूल ऑफ एक्सेप्शन. तो जो ये इस तरह का रूल है कि पोजीशन चेंज हो जाती है, इसकी वजह से कभी कभी होता है कि जो एक ही व्यक्ति शेयरर के रूप में भी दिखाई देता और रेसिड्यूरी के रूप में. तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ना कि इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात है. सो आई होप दिस डिफरेंस एंड द concept of sharers and the procedure for distributing the property of the deceased in Muslim law is clear to you. Stay blessed. God bless you all. Keep learning. Bye bye for now.